सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कॉलेज समय से ही छात्र राजनीति के जरिए अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने वाले कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष सज्जन लाल टम्टा जी, जो अभी बागेश्वर विधानसभा से कांग्रेस में दावेदारी भी कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बागेश्वर में सक्रिय हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्यों वो टिकट मांगना चाहते हैं और उनका आधार क्या है टिकट मांगने का। तो इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे। टम्टा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा था कि सर, बागेश्वर में बहुत सारे लोग टिकट की दौड़ में शामिल हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, तो टिकट आप क्यों मांगना चाहते हैं? आपका टिकट का आधार क्या, और उनको क्यों न मिले और आपको क्यों मिले टिकट? दरअसल में ऐसा है कि मैंने इसी बागेश्वर से, अपने मातृभूमि से राजनीति की शुरुआत की थी। यहीं से पढ़ाई करी, यहीं से, और मैं सरकारी सेवा में भी यहीं से गया और मैंने बागेश्वर डिग्री कॉलेज से राजनीति शुरू की और छात्र संघ में भी मैं सक्रिय राजनीति की भूमिका निभाई। उससे पहले जब मैं छात्र जीवन में, मैंने पत्रकारिता भी जो है बागेश्वर से ही शुरू की थी। पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो जिस कारण मुझे सरकारी नौकरी करनी पड़ी और मेरा अपॉइंटमेंट पंचायत राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हॉलबाग में हुआ। मेरा राजनीति में बागेश्वर क्षेत्र आने का मुख्य कारण ये है कि इस क्षेत्र में यहाँ के लोग, यहाँ की जनता इतने वर्षों से देख रहे हैं कि भाई हम बागेश्वर में रहते हैं, क्या इस बागेश्वर में यहाँ का कोई ऐसा स्थानीय व्यक्ति नहीं है जो यहाँ का विधायक बन सकता है? आपको ये यहाँ विधायक बनाने के लिए बाहर से आयातित करके लाना पड़ता है। द्वाराहाट से चंदन राम दास को यहाँ पर आयातित करके आपने विधायक बनाया है भाई। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अब 14.5 साल हो गए, 15 साल पूरे होने वाले हैं, आप उनके कामों को देख लीजिए। मैं ये कह रहा था कि अभी तो कांग्रेस के भीतर की लड़ाई है ना, औरों को टिकट क्यों न मिले और आपको टिकट क्यों मिले? मैं ये कह, आप अपना दावा कैसे मजबूत मानते हैं? नहीं, कांग्रेस के भीतर ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। टिकट की दावेदारी सबकी है और कांग्रेस का टिकट किसी को भी मिल जाए, हम उसके लिए काम करेंगे। इस बार तो मैं बिल्कुल संगठन के लिए काम कर रहा हूँ और गांव-गांव, घर-घर हम जा रहे हैं और संगठन के लिए हम सदस्यता अभियान हमने चला रखा है और न्याय पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर हम कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रहे हैं। 40-40 लोगों को एक बूथ पर खड़ा कर रहे हैं। जो हमारा बूथ मैनेजमेंट कमज़ोर था, उस बूथ मैनेजमेंट को हम लोग पूरा उस बूथ मैनेजमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं और सारे जितने यहाँ पर जो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, सबको हमने एक एक न्याय पंचायत दे रखी है। और ये इस बार ऐसा ये नहीं है कि हम टिकट की लाइन में ये जा रहा है वो जा रहा है, कुछ नहीं। आज कांग्रेस का इतना संगठन मजबूत हो गया है बागेश्वर में कि सबको काम पर लगाया है। सज्जन जी, मैं ये जानना चाहता कि जब आप छात्र संघ में थे, छात्र संघ में सक्रिय थे, कॉलेज की राजनीति जब आप करते थे, तब आप एबीवीपी से जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, आप आरएसएस से जुड़े रहे, तो आपको नहीं लगता कि बाद में आपकी कांग्रेस में एंट्री हुई तो उसके बाद आपका ये दावा कमज़ोर नहीं करता कि आप दूसरे पृष्ठभूमि से रहे? नहीं, उसमें जब विद्यार्थी काल में था तब मैं न एबीवीपी में था, ना किसी में था। हाँ, मैं हरीश रावत जी के साथ तब भी था और उनके साथ आज भी हूँ, लेकिन बीच में मैंने जो है आरएसएस की शाखाएं में भी रहा और मैंने आरएसएस का 3य वर्ष भी मैंने किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की मुझे नीतियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा और मुझे भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा का मैं प्रबल दावेदार था। उस समय तो टिकट नहीं मिला हमें, तो हमने लोकसभा में चुनाव लड़ा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से मैं संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और उत्तराखंड में सबसे अधिक निर्दलीय प्रत्याशी में मेरे वोट रहे हैं। 9000 वोट लेके मैं आया था और मैंने बड़े दमखम से चुनाव लड़ा लोकसभा का 2014 में। अभी हाल ही में सर, आपने जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा, आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, वहाँ हार मिली, आपने लोकसभा लड़ा, वहाँ हार मिली, आपने जिला पंचायत लड़ा, तो ये आपके दावे को कहीं कमज़ोर नहीं करता? मेरे दावों को ये इसलिए कमज़ोर नहीं करता, मुझे हर जगह का अनुभव चाहिए था। मैंने हर चुनाव लड़े हैं जनता के बीच में, चाहे किसी भी रूप में जाऊँ मैं। मुझे पार्टी ने जिला पंचायत का चुनाव दिया तो मैंने उनका आदेशों का पालन किया। भाई, जीत हार तो नेताओं की लगी रहती है, लेकिन मैंने कभी भी, कहने का मतलब ये पहचान मिली है मुझे। मैंने छात्र संघ से मैं चुनाव लड़ता था, तब भी मेरी पहचान बनी है। और मैं क्या कहते हैं, जहाँ भी मैंने चुनाव लड़ा है, मैंने ज़्यादा तो चुनाव लड़े नहीं है। और मतलब मैंने जो लोकसभा चुनाव लड़ा और ये चुनाव लड़े, मैं केवल
पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए या पार्टी की छवि को बचाने के लिए मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। जी सर, ये कह रहे थे कि बागेश्वर विधानसभा में जो है आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरे हैं। बसपा का तो पहले से भी अच्छा खासा कैडर बोर्ड यहाँ पर रहा है, तो क्या कहेंगे, इनको कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? बागेश्वर विधानसभा में आप पार्टी का ऐसा कोई वजूद नहीं है। ये लोग जो क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी है, बसपा तो यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बसपा तो कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है। और जो लोग आम आदमी पार्टी के हैं वो बसपा के ही लोग थे। पर आज ऐसा है कि मतलब पिछला जब मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी तब भी चुनाव लड़ रही थी और हरीश आर्या जी आम आदमी पार्टी के लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे। और मैं कितना सशक्त उम्मीदवार था कि मुझे 9,000 वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 5,000 वोट पर मिले। यहाँ पर दो ही पार्टियाँ राज कर रही हैं और बारी बारी से कर रही हैं। कभी भाजपा कर रही है, कभी कांग्रेस कर रही है। इस बार कांग्रेस की बारी है। तो उत्तराखंड में यूकेडी पार्टी भी थी। यूकेडी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। दिवाकर भट्ट को मंत्री बनाकर पूरे पार्टी को ही तोड़ दिया। और ऐसा उत्तराखंड में तीसरी पार्टी का आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, आप जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और लोग भी टिकट मांग रहे हैं, तो अगर टिकट नहीं मिला तो आपका प्लान बी क्या होगा और टिकट न मिलने की स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, टिकट नहीं मिलने की स्थिति में हमारा प्लान ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा प्लान ये है कि बागेश्वर क्षेत्र जो है 15 सालों से जो यहाँ पर विधानसभा में बाहर का व्यक्ति आया है और इसने 15 सालों में इनकी जो नाकामयाबी रही बागेश्वर क्षेत्र में, और यहाँ में जो रोज़गार देने के लिए अपने रिश्तेदारों को दूसरे ज़िलों से भी इन्हें बुला के रोज़गार दिया है। और यहाँ पर जो है यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, आप देखिए किसी मोड़ में आप चले जाइए और उनके बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है शराब पीना मना है, गाड़ी मत चलाइए और मोड़ों में हॉर्न दीजिए। क्या विधायक ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है? हमारी यहाँ की विधायक निधि का, हमारी संपत्ति का ये इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। और इनके तमाम इतने जितने भी लोग इनके पूर्व विधायक हैं, जो भी है, उनके नाम पर इनने बड़े बड़े होल्डिंग बनाए हैं। अब देखो, जनता को आज पानी की मूलभूत समस्या है, बिजली की समस्या है और बेरोज़गारी है। तमाम बहुत सारी यहाँ मूलभूत समस्या, रोड नहीं है, खड़ंचे नहीं है, नौले नहीं है, धारे नहीं है, सारी चीज़ें आज मूलभूत समस्या है। रोज़गार नहीं है लोगों के पास। आज दिनों दिन रोज़गार घटता जा रहा है। लॉकडाउन के कारण इतना हमारे बागेश्वर के लोग जो बाहर दिल्ली और अन्य जगह नौकरी में करते थे, आज घर में आ गए हैं, बिल्कुल रोज़गार है ही नहीं। और हमारी मूलभूत में इनकी समस्याएं जो भी है, हम बेरोज़गारी को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा सज्जन जी, ओवरऑल आपको प्रदेश में कैसा लगता है कांग्रेस के प्रति माहौल? बीजेपी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो कांग्रेस के प्रति आपको कैसा माहौल लगता है? देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड में आज जो है पिछली बीजेपी सरकार में जो 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदले हैं। हमारे तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं वो हमारे डिक्लेयर हैं कि 36-37% उनको आज वोट मिला है हरीश रावत जी को, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और सर्वे में भी बहुत काफ़ी आगे आए हैं। और हरीश रावत जी को मुख्य बनाने के लिए भले सज्जन लाल टम्टा की यहाँ बलि भी देने पड़े तो हम देने को तैयार हैं। अगर मुझे बागेश्वर का टिकट नहीं भी मिला तो हरीश रावत जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं तो समझ लो कि सज्जन लाल टम्टा जीत गया। हम संगठन में को बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। और हमारे जो क्या कहते हैं, कैलाश मोहन जी हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग के हैं और मुझे प्रदेश का जो है अनुसूचित जाति विभाग का जो है दायित्व उपाध्यक्ष का मिला है। हम अनुसूचित जाति के लोगों को समझा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। और जो हमारा कैडर वोट है, अनुसूचित जाति का कैडर वोट है, वो उसमें कुछ समय वो बसपा में चला गया था, लेकिन बसपा का वोट भी आज जो है मतलब रिटर्न जो है कांग्रेस में आ रहा है। अब आप देखिए बागेश्वर क्षेत्र की विधानसभा की स्थिति क्या है कि इसमें एक गरुड़ ब्लॉक है और एक बागेश्वर खरई है और बागेश्वर का कुछ भाग यहाँ पर आता है। परंतु आज की स्थिति में है कि हमारा खरई क्षेत्र जो है नेता विहीन हो गया। और आज खरई और धुरापाट ये क्षेत्र जो है ये डिसाइडेड फैक्टर है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ ये डिसाइडेड है। यहीं से चंदन राम दास अपने ससुराल की एरिया मानते हैं, लेकिन वो मेरा घर है।
और उस घर के वोट जो है वो सज्जन लाल टम्टा के चुनाव लड़ने पर, वो स्थानीय व्यक्ति होने पर ये वोट सब हमारे पास आने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गरुड़ डिसाइडिंग फैक्टर है। गरुड़ डिसाइडेड फैक्टर नहीं है, गरुड़ डिसाइडेड फैक्टर है, हम उसको ये भी नहीं कह सकते हैं। गरुड़ का वोट जो है सब पार्टियों में विभक्त होता है, पर लेकिन ये जो ये खरई वाला बेल्ट वाला है, ये एक साथ जहाँ जाता है, ये हार जीत का यहीं से निर्णायक वोट जो है खरई का है, और जो बेस है वो हमारा गरुड़ का है। गांव-गांव घर-घर हम लोग जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस बार बागेश्वर में काफ़ी मजबूत हुई है, और टिकट का किसको मिलेगा ये कोई प्रश्न नहीं है। जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, और मुझे मिलेगा और लोग भी हमारे साथ हैं। लेकिन पार्टी इस बार यहाँ बागेश्वर में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। सज्जन जी, एक विषय ये भी रहता है जब प्रत्याशी चयन में पार्टियां इन चीज़ों को भी देखती हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, तो आप क्या मानते हैं, क्या शैक्षिक योग्यता सामाजिक पृष्ठभूमि काउंट करती है? तो होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए आपकी नज़र में? हाँ बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ज़रूरी प्रश्न पूछ दिया है कि बागेश्वर विधानसभा के लिए मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं बीए हूँ, एलएलबी किया हुआ है मैंने, और उसके बावजूद मेरा नौकरी करने का, मैं एक जिला पंचायत अधिकारी रैंक से वगैरह उससे मैं आया हूँ, मैं काफ़ी अनुभव मैं रखता हूँ। बीजेपी में भी काम किया है, कांग्रेस में भी काम किया है। पढ़ा लिखा आदमी यहाँ से जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोई भी प्रत्याशी अगर बने तो उसकी शैक्षिक योग्यता लगभग कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आपकी नज़र में? कम से कम जो भी यहाँ से विधायक बने तो कम से कम ग्रेजुएट तो कम से कम होना ही चाहिए, ताकि भाई बागेश्वर क्षेत्र के तमाम अधिकारी आईएएस अधिकारी और विधानसभा में उनके उसमें काम करते हैं, सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो भाई वो लोगों को भी समझेगा, जनता को भी समझेगा, और जनता के कामों को भी समझेगा, और कैसे काम करना है वो अच्छी तरह समझ पाएगा, तभी तो काम करेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आम आदमी पार्टी भी मजबूत स्थिति में आ गई है, बहुजन समाज पार्टी ऑलरेडी है, तो राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जो अन्य जो विपक्ष बिखरा हुआ है, यूकेडी भी आएगी, बसपा आएगी, समाजवादी पार्टी भी आएगी, अन्य दल आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि चंदन राम दास जी चौथी बार विधायक बन जाएंगे? नहीं, चंदन राम दास जी का अब तो बागेश्वर क्षेत्र की जनता खुद उनका विरोध करना शुरू कर दिया है, और पार्टी में भी विरोध हो गया है, और जनता भी, मैंने गांव-गांव जा रहा हूं, चंदन राम दास जी के ने इतने सालों में जो है कोई काम नहीं किया, और उनका इस बार का जो फैक्टर है, बाहरी होने का भी फैक्टर काफ़ी उनको नुकसान पहुँचा रहा है। और वो व्यक्तिगत तो नहीं है, बीजेपी का अपना पिछले बार जो उनका संगठन था, और मोदी लहर के कारण वो चुनाव जीते हैं, और उनका व्यक्तित्व तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बागेश्वर की विधायक बनने योग्य है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में कोई काम नहीं किया। अगर ये जनता सारा विरोध कर रही है, गांव-गांव में उनका विरोध कर रही है, और उसके बला विकल्प के रूप में कांग्रेस है, और कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतेगी निश्चित तौर पर। इस बार बागेश्वर से कांग्रेस का विधायक बनेगा। ठीक, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपने समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष सज्जन लाल टम्टा जी, जिन्होंने विस्तार से ये बताया कि उनकी भावी रणनीतियाँ क्या हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस के लिए माहौल इस बार बहुत अच्छा बना हुआ है, उनकी दावेदारी जरूर है, लेकिन हाईकमान जिसको भी टिकट देगा, सारे दावेदार उसके पीछे एकजुट खड़े रहेंगे और कांग्रेस को जीत दिलाने का काम करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।